हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर के पीछे बचे हुए एडजस्टमेंट्स। कल की क्लास में हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का एडजस्टमेंट्स, असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन और साथ ही जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस पड़े थे बैलेंस शीट में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ये सीखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि साल की शुरुआत से लेकर पार्टनर के डेथ तक का जो भी प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है उसमें से डिसीज पार्टनर का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे और कैसे उसकी पेमेंट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है तो उससे पहले फर्म ने कुछ प्रॉफिट भी अर्न किया होगा या हो सकता है उसको लॉस भी हुआ हो। तो इस प्रॉफिट और लॉस में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका भी हिस्सा है, क्योंकि ये डेथ से पहले का प्रॉफिट है तो इसलिए उसको उसका हिस्सा मिलना जरूरी है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, यानी कि उसको पेमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो केसेस बनते हैं। एक तो जब पीछे बचे हुए पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं करते, वो अपना सेम ही रखते हैं, या दूसरा केस बनता है जब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करें। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करते हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर देने के लिए, है ना। लेकिन डेथ जरूरी नहीं है कि साल के एंड में ही हो, ये साल के बीच में भी हो सकती है। तो इस जगह पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो प्रॉफिट का हिस्सा देने के लिए डिसीज पार्टनर को हम यूज करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट आया तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये P&L सस्पेंस अकाउंट हमने जो बनाया है ये साल के एंड तक रहेगा बैलेंस शीट में असेट साइड में, और एंड ऑफ द ईयर इसको हम भेज देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऐसे ही अगर लॉस होता है फर्म को तो डिसीज पार्टनर के शेयर में भी लॉस ही आएगा, इसके लिए एंट्री रिवर्स हो जाएगी और एंट्री बन जाएगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा एंड होने तक ईयर, और एंड ऑफ द ईयर पे हम इसको भेज देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये तो था जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं करते, उस केस में हम इसका ट्रीटमेंट डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर का ट्रीटमेंट हम ऐसे करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे, प्रॉफिट का निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम गेनिंग रेशियो निकालें। इसका ट्रीटमेंट सेम गुडविल की तरह करेंगे, जैसे गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही गुडविल के लिए पेमेंट करते हैं डिसीज पार्टनर को, उस तरह से ही इस प्रॉफिट की पेमेंट भी जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स है वो करेंगे डिसीज पार्टनर को अपनी गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो भी प्रॉफिट में हिस्सा आ रहा है डिसीज पार्टनर का वो निकालेंगे, उसके बाद जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स उनकी गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और जो भी डिसीज पार्टनर का हिस्सा आया था उसकी पेमेंट पीछे बचे हुए पार्टनर्स ही करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, अगर तो प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हो गया डिसीज पार्टनर को पेमेंट का तरीका, यानी कि इस तरह से हम उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन अब हमें निकालना होगा कि ये जो डिसीज पार्टनर का शेयर की जो हमने पेमेंट करी है ये शेयर निकलेगा कैसे, प्रॉफिट में हिस्सा कैसे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो एंड ऑफ द ईयर बनते हैं, तो ये प्रॉफिट हम फर्म का निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तो या तो हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ही निकालेंगे, जो भी फाइनल अकाउंट्स हम एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं वो सब हम डेथ की डेट को भी बनाएंगे, और एक्चुअल में जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे और वहां से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा एस्टिमेशन, यानी कि हम प्रॉफिट और लॉस को एस्टिमेट करेंगे पिछले प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तरीके से। पहले तरीके के में हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट सब बनेगा जिस दिन भी पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन, और फिर उससे जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो हम ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां से उसको भेज देंगे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं।
अमन, वरुण और चारू पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे थे 5:3:2 में। वरुण की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2024 को और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से अमन और चारू डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली और अकाउंट्स, फर्म के अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाए गए 30 सितंबर को, ठीक है। और प्रॉफिट निकला 9 लाख रुपीज, 6 मंथ्स का टोटल प्रॉफिट कितना आया 9 लाख रुपए। अब ये 9 लाख रुपए पूरे फर्म का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजा होगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू वरुण्स कैपिटल टू चारूस कैपिटल 9 लाख और इसको बांट देंगे हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स भी बना सकते हैं डेथ की डेट पर, ठीक है, और ऐसे प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे डिसीज पार्टनर और बाकी पार्टनर्स के बीच में। फिर नेक्स्ट है व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेटेड, यानी कि जब हम प्रॉफिट और लॉस को एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते। अब इसमें भी दो मेथड है, या तो एस्टिमेट करेंगे हम टाइम बेसिस पे या फिर सेल्स के बेसिस पे। अगर हम टाइम बेसिस पे एस्टिमेट निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा। सपोज द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर वॉज 24,000 रुपए उसने अर्न किए फर्म ने पिछले साल में, ठीक है, और पार्टनर की डेथ हो जाती है 2 मंथ बाद, साल की शुरुआत से 2 मंथ बाद, यानी कि 2 मंथ उसने काम किया, 2 मंथ के काम के लिए उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब 24,000 रुपए हमें पिछले साल का प्रॉफिट दिया गया है और हमें निकालना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट टाइम के बेसिस पे इस साल का। ये कैसे निकालेंगे, अब ये 24,000 रुपए पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है, तो पहले तो इस 24,000 को हम 2 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। 24,000 में से 2 महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/12 से, तो 4,000 आ गया पिछले साल का 2 महीने का प्रॉफिट, और यही हम इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे, ठीक है। अब ये 4,000 इस साल का प्रॉफिट है 2 महीने का सभी पार्टनर्स का। अब इस 4,000 में से जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालेंगे, तो उसका शेयर है प्रॉफिट में 3/10, तो 4,000 इंटू 3/10 1,200 हो गया उसका हिस्सा, ठीक है। तो समझ आया कैसे हम पिछले साल का प्रॉफिट और टाइम का यूज करके इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं। अब नेक्स्ट है जब हम प्रॉफिट को एस्टिमेट करते हैं सेल्स का बेस बनाकर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि पिछले साल में कितनी सेल्स हुई है, फिर देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो निकालेंगे कि सेल्स पे कितना % प्रॉफिट अर्न किया हमने पिछले साल में, फिर देखेंगे कि इस साल में डेथ से पहले पहले कितनी सेल हुई है, तो उतना ही प्रॉफिट उस सेल पे भी अर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 20% प्रॉफिट अर्न किया सेल्स पे, तो इस साल की सेल्स पे भी हम 20% प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे इस साल का। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर की डेथ हो जाती है 1 जून 2024 को और फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स को 31 मार्च को, तो अप्रैल और मई 2 महीने उसने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ होगी, तो 2 महीने का प्रॉफिट हमें निकालना होगा। अब फर्म डिसाइड करती है कि वो अपने प्रॉफिट को एस्टिमेट करेगी अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की बेसिस पे वो प्रॉफिट को एस्टिमेट करेगी। अब एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट रेट इज द सेम एज इन द प्रीवियस ईयर, और वो एज्यूम करेगी कि जो भी प्रॉफिट रेट पिछले साल था वही इस साल भी होगा। अब हमें सेल्स दी गई है पिछले साल की 12 लाख रुपए और प्रॉफिट भी दिया गया है 2,40,000। तो देखो 12 लाख रुपए की सेल पे पिछले साल फर्म ने अर्न किया था 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट, तो कितने % प्रॉफिट अर्न किया, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, तो 20% प्रॉफिट पिछले साल सेल्स पे अर्न किया है फर्म ने। और इस साल की 2 महीने की सेल्स हमें दी गई है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए पे 20% प्रॉफिट अगर वो अर्न करेगी तो कितना अर्न करेगी, 3 लाख इंटू 20% 60,000 रुपीज, यानी कि इस साल का अप्रैल और मई का प्रॉफिट एस्टिमेट हमने निकाला है 60,000 रुपए सेल्स के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये 60,000 रुपए सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट है, इसमें से जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका हिस्सा हम निकालेंगे, कैसे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से जो कि है 1/4, तो 60,000 इंटू 1/4 15,000 हो गया डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर। तो इस तरह से हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालते हैं प्रॉफिट में। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर,
यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना टोटल अमाउंट देना है पीछे बचे हुए पार्टनर्स को, वो हम कैसे निकालेंगे। तो जितने भी एडजस्टमेंट्स हमने इससे पहले किए थे उन सबको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल अमाउंट ड्यू। तो अब कौन सी चीज़ें क्रेडिट करेंगे हम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और कौन सी चीज़ें डेबिट करेंगे ये देखते हैं। क्रेडिट एक तो होगा कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंस है ये प्लस होगा। उसके बाद कोई भी जो गुडविल का उसका शेयर आया था फर्म में वो, या फिर जो भी प्रॉफिट उसने अर्न किया है साल की शुरुआत से लेकर उसकी डेथ के डेट तक का, या रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया है और उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में जो उसका शेयर था वो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रहा है तो उसमें जो उसका हिस्सा है वो, या अगर उसको कोई सैलरी और कमीशन मिल रहे थे डेथ की डेट तक वो भी ऐड होंगे, या अगर उसने कोई लोन या एडवांस दे रखा था फर्म को तो वो पूरा अमाउंट, और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू है तो वो भी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये सब चीज़ें उसको मिलेंगी। अब माइनस क्या क्या होगा, यानी कि किन की चीज़ों के लिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अगर तो प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर ईयर की डेथ की डेट तक प्रॉफिट ना होने के बजाय कोई लॉस हो रहा है तो उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर वो माइनस होगा। या रीवैल्यूएशन और जो किया था हमने उस पर अगर लॉस आ रहा था तो वो लॉस भी माइनस होगा। या अगर बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं तो उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर, अगर उसने कुछ ड्राइंग्स करी है उस पर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी सब डेबिट होंगे। अगर उसने कोई लोन या एडवांस फर्म से ले रखा है तो वो भी माइनस होगा, और कोई इंटरेस्ट ड्यू है तो वो भी माइनस होगा। और अगर करंट अकाउंट का उसका डेबिट बैलेंस है तो वो भी माइनस होगा। ये सब चीज़ें डेबिट होंगी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और जो इससे पहले हमने देखी थी वो सब उसके कैपिटल को बढ़ाएंगी तो ये सब क्रेडिट होंगी। इसके बाद सब प्लस माइनस करके जो भी बैलेंस बचेगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके लीगल हायर के अकाउंट में, क्योंकि ये पेमेंट हमें उसके एग्जीक्यूटर को करनी है। डिसीज पार्टनर तो अब खुद तो रहा नहीं तो उसको पेमेंट तो हो नहीं सकती, तो ये सारा का सारा हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, अब डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि उसको ख़त्म कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको राइट ऑफ करने के लिए हमें उसे करना होगा डेबिट। तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट, क्योंकि अब ये फर्म के लिए क्रेडिटर बन गया है, इतने पैसे फर्म को उसे देने होंगे, इसलिए डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम कर रहे हैं क्रेडिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू लीगल हायर्स और एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। पिछले स्टेप में हमने अमाउंट ड्यू कैलकुलेट करी थी कि इतनी अमाउंट ड्यू हो रही है। अब इस स्टेप में हम उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, और पेमेंट कैसे करते हैं, या तो लमसम में, यानी कि सारी की सारी पेमेंट इकट्ठी भी कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। अगर पेमेंट इकट्ठी करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, जब हमने अमाउंट ड्यू करी थी तो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर बना था। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो उसे करेंगे हम डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे बिजनेस के पास से जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया जब हम लमसम में पेमेंट करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, अब जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो जो पीछे इंस्टॉलमेंट्स बचेगी उस पर हमें इंटरेस्ट भी उसे देना होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट को तो कर देंगे डेबिट और डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू हो रहा है, उसको हमें इंटरेस्ट का पैसा देना होगा, तो वो हमारा क्रेडिटर बन रहा है इंटरेस्ट के अमाउंट से। तो इसलिए डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। फिर नेक्स्ट जब हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो सेम एंट्री होगी जो हमने लमसम के टाइम पे करी थी। क्रेडिटर कम हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर उतने अमाउंट से हमारा कम हो रहा है, इसलिए उसको कर देंगे हम डेबिट। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट को कर दिया हमने क्रेडिट। तो ये तो हो गई हमारी पेमेंट की एंट्रीज। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अमन, भरत और चिराग पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे थे 1/2 रेशियो 3/10 रेशियो 1/5। बैलेंस शीट उनकी हमें दी गई है 31 मार्च 2025 की।
अब 30 नवंबर 2025 को चिराग की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिसीज पार्टनर को उसको हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 8 महीने उसने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो 8 महीने में के प्रॉफिट्स में उसको उसका शेयर मिलेगा। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से ये कैलकुलेट करेंगे हम 8 महीने का प्रॉफिट, ठीक है। अब डिसीज पार्टनर को गुडविल में भी शेयर मिलेगा और वो गुडविल हम वैल्यू करेंगे 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, यानी कि पिछले 4 साल का पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये फर्म की गुडविल आ जाएगी और फिर फर्म की गुडविल में से हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे। चिराग ने ड्राइंग्स की थी डेथ तक 24,000 रुपए की। अब हमें बनाना है चिराग का कैपिटल अकाउंट, चिराग का एग्जीक्यूटर अकाउंट और अमाउंट पेबल भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर, और पिछले साल का प्रॉफिट हमें दिया ही गया है 8,40,000। अब ये 8,40,000 12 महीने का प्रॉफिट है, इसमें से 8 महीने का प्रॉफिट हमें निकालना होगा। इसके लिए 8,40,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8/12 से, तो ये 8 महीने का प्रॉफिट निकल गया 5,60,000। ये पिछले साल के 8 महीने का प्रॉफिट है, यही हम इस साल का कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये 5,60,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है, इसमें से डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे। डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर है 1/5, तो 5,60,000 इंटू 1/5 किया तो 1,12,000 रुपए हो गया चिराग का शेयर प्रॉफिट में अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब निकालते हैं उसका गुडविल में शेयर। सबसे पहले गुडविल को वैल्यू करना होगा, और गुडविल का वैल्यूएशन हमें बताया ही गया है कि पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट को हमें 3 साल से मल्टीप्लाई करना होगा गुडविल निकालने के लिए। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 6 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस 8,40,000 और उसको डिवाइड किया 4 से, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 साल का। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगी गुडविल फर्म की 20,25,000। अब ये फर्म की गुडविल है, इसमें से हमें चिराग का शेयर निकालना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो चिराग का शेयर हो गया गुडविल का 4,05,000। अब ये शेयर चिराग को कौन देगा? पीछे बचे हुए पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में, तो उनकी गेनिंग रेशियो भी हमें निकालनी होगी। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी गई है 5:3 और पुरानी भी हमें दी गई है 5:3:2, तो नई में से पुरानी को माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा 5:3। अब ये जो चिराग का शेयर है गुडविल का, ये पीछे बचे हुए पार्टनर्स 5:3 में डिवाइड करेंगे, तो 4,05,000 को 5:3 में डिवाइड किया तो अमन देगा 2,53,125 और भरत देगा 1,51,875 चिराग को, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे वर्किंग नोट। अब हम बनाते हैं चिराग का कैपिटल अकाउंट। चिराग के कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें उसका बैलेंस चाहिए होगा। बैलेंस दिया गया है 2,40,000, तो बाय बैलेंस बॉट डाउन 2,40,000। अब बैलेंस शीट के अंदर चेक करते हैं कि कोई रिजर्व्स वगैरह कुछ पड़े हैं, तो वो भी उसमें से भी चिराग का हिस्सा हम उसको दे देंगे। जनरल रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ एक 90,000 का, 90,000 इंटू चिराग का शेयर है 1/5, तो चिराग का जनरल रिजर्व में हिस्सा आ गया 18,000, तो ये भी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 18,000। अब प्रॉफिट में भी उसका जो हिस्सा आया था वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे उसके अकाउंट में, और उसका हिस्सा था 1,12,000। इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट, और चिराग के कैपिटल के क्रेडिट साइड में सॉरी चिराग के कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,12,000। नेक्स्ट हम उसका गुडविल का शेयर ट्रांसफर करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। गुडविल का उसका शेयर था टोटल 4,05,000, जो कि अमन और भरत उसको देंगे। अमन देगा 2,53,125 और भरत देगा 1,51,875। तो टू अमन्स कैपिटल और बाय अमन्स कैपिटल और बाय भरत कैपिटल, ये आ जाएगा चिराग के क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद कोई और एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं हम। चिराग ने ड्राइंग्स भी कर रखी है, तो ड्राइंग्स उसके कैपिटल को कम करेंगी, इसलिए ये जाएगी डेबिट साइड में। तो टू चिराग्स ड्राइंग 24,000। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो कि आ गया 8,65,000। इसमें से उसकी ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो 8,41,000 है टोटल अमाउंट ड्यू चिराग से,
ठीक है। अब ये जो चिराग से टोटल अमाउंट ड्यू है, इसको खुद को तो हम पेमेंट कर नहीं सकते, तो ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो ये यहाँ पे टू चिराग्स एग्जीक्यूटर अमाउंट 8,41,000। अब चिराग का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ चिराग के कैपिटल से अमाउंट आया है वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय चिराग्स कैपिटल 8,41,000। अगर इसकी जब पेमेंट होती जाएगी तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते जाएंगे टू बैंक, या जो भी जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाएंगे। लेकिन इस साल में हमें पेमेंट का कुछ नहीं बताया हुआ, तो सारा का सारा बैलेंस हम अगले साल ले जाएंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 8,41,000। अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है चिराग, तो वो यहाँ लिखते जाएंगे, क्योंकि इससे उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट यहाँ लिखते जाएंगे, और जो अमाउंट की हम पेमेंट करते जाएंगे तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से उसका हम एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना लेंगे। फिर नेक्स्ट है, अभी तक क्या हुआ कि हमने डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सेटल कर दिया। ठीक है, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और उसकी पेमेंट भी कर ली। अब नेक्स्ट क्या है कि जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो वो एडजस्ट कैसे करेंगे? जितना भी उनका टोटल कैपिटल होगा, पहले तो उसका वो टोटल करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, प्लस किया दोनों कैपिटल, तो ये फर्म की कैपिटल आ गई। अब इसको वो डिवाइड कर देंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसमें वो डिवाइड कर दिया। तो जो नया, अब ये जो अमाउंट आई डिवाइड करने के बाद, यही होगा उनका नया कैपिटल। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे उनके पुराने कैपिटल से, और जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होगी वो या तो वो ले आएंगे कैश में, या जो सरप्लस होगा वो वापस विड्रॉ कर लेंगे कैश में। या कैश में अगर वो ना करें, या क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया होगा, तब तो यही मानेंगे कि हम कैश में लेकर आ रहे हैं और कैश में विड्रॉ कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना चाहते हैं अपने कैपिटल की एडजस्टमेंट को, तो हम करंट अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के एग्जाम्पल में हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अनिल, भवेश और चेतन पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 5:2:3 में। उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है 31 मार्च 2025 की। भवेश की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2025 को। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। और ये कैसे कैलकुलेट करना है? पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को लेकर उन्हें एस्टिमेट निकालना होगा इस साल का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये तीनों साल के प्रॉफिट भी हमें दिए गए हैं पिछले, और रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया है 12,000 का, और टोटल द अमाउंट पेबल टू भवेश इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी अमाउंट हमें भवेश को देनी है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अनिल और चेतन डिसाइड करते हैं कि वो अपने कैपिटल्स को भी एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट का वो यूज़ करेंगे, और जो भी सरप्लस और डेफिशिएंसी आएगी वो एडजस्ट करेंगे वो करंट अकाउंट से। अब हमें बनाना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, भवेश के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, और बैलेंस शीट आफ्टर भवेश डेथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम भवेश का अमाउंट निकालेंगे प्रॉफिट का, जो उसका शेयर है वो, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं, इनका एवरेज निकालना है। तो इसके लिए इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 54,000 प्लस 66,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 64,000 पिछले 3 साल का, और ये 12 महीने का प्रॉफिट आया है। ठीक है, अब भवेश ने कितने टाइम तक काम किया है? 6 महीने तक। ठीक है, तो इस 12 महीने के प्रॉफिट में से पहले हमें 6 महीने का प्रॉफिट निकालना होगा, तो सीधा हाफ कर देंगे इसका, तो 32,000 प्रॉफिट आ गया 6 महीने का। यही हम कंसीडर करेंगे कि इस साल का भी प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब ये 32,000 सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है, इसमें से भवेश का शेयर निकालेंगे तो उसका प्रॉफिट शेयर है 2/10। 32,000 इंटू 2/10 किया तो भवेश का शेयर आ गया प्रॉफिट में 6,400। अब गुडविल के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हमें दिया गया है 12,000। ये भी हम तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 12,000 को ट्रांसफ़र कर देंगे हम, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:3। तो अनिल का शेयर आ गया 6,000, भवेश का आ गया 2,400, और चेतन का आ गया 3,600। ठीक है, अब गुडविल का हमें कुछ भी नहीं बताया गया,
नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए हमें बैलेंस चाहिए होगा। पहले तो उनका बैलेंस हमें दिया गया है, अनिल का बैलेंस है 80,000, भवेश का है 40,000, चेतन का है 60,000। तो ये हम उनकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, साथ में बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व का अमाउंट भी दिया गया है 24,000, ये भी हमें ट्रांसफर करना होगा तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 5:2:3 में। तो इसके लिए भी इसको भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पहले तो बैलेंस ले आए 80,000, 40,000 और 60,000, और जो जनरल रिजर्व था उसको भी हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया 12,000, 4,800 और 7,200। फिर नेक्स्ट हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया गया है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अनिल का आया था 6,000, भवेश का था 2,400 और चेतन का है 3,600। तो ये भी उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000, 2,400 और 3,600। अब भवेश का प्रॉफिट भी हमने निकाला था शेयर डेथ तक की डेट तक का, जो कि आया था हमारा 6,400। तो ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट टिल डेथ, और ये जाए बाय P&L सस्पेंस अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 6,400। और लोन भी दिया हुआ था भवेश ने, वो भी यहाँ ले आते हैं। लोन उसने दे रखा था 15,000 का, तो ये भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि ये पैसे फर्म वापस भवेश को देगा। तो बाय लोन ट्रांसफर्ड 15,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। तो अनिल का टोटल आ गया 98,000, 68,600 और 70,800। इसमें से जो भवेश का टोटल है ये हम ट्रांसफ़र, ये है अमाउंट ड्यू भवेश से, और ये सारा का सारा हमें ट्रांसफ़र करना है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो टू भवेश एग्जीक्यूटर अकाउंट 68,600, और अनिल और चेतन का चला जाएगा बैलेंस अगले साल में टू बैलेंस कैरी डाउन 86,000 और 70,800। ठीक है, ये तो हो गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। और अब भवेश का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस आया है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय भवेश कैपिटल 68,600। अब इसका नाम है पेमेंट का कुछ बताया हुआ ना इंटरेस्ट का, तो ये सारा का सारा बैलेंस हम अगले साल ले जाएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 68,600। अब ये तो हमने सेटल कर दिया भवेश का अकाउंट। अब जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट भी हमें एडजस्ट करना है। कैपिटल का बैलेंस उनका हमें दिया गया है 86,000 और 63,600। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल कैपिटल हो गई फर्म की 1,49,600। अब इस 1,49,600 को हम डिवाइड कर देंगे उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इससे उनका कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी नहीं गई, सेम ही पुराने वाली है। तो नई रेशियो 5:3, टोटल है इनका 8। तो 1,49,600 को डिवाइड करेंगे 8 से, और अनिल के कैपिटल के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो अनिल का कैपिटल आ गया 93,500, और चेतन का कैपिटल आ जाएगा 1,49,600 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से, तो 56,100 आ गया चेतन का कैपिटल। ठीक है, अब ये तो उनके कैपिटल आ गए उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अब इसको हम कंपेयर करेंगे उनके पुराने कैपिटल से। अनिल का पहले कैपिटल था 86,000, नया कैपिटल उसका होना चाहिए 93,500, यानी कि ये डेफिशिएंसी है। इतने पैसे अनिल को लेकर आने होंगे, यानी कि 7,500 रुपीज़ उसे लेकर आने होंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमें एडजस्ट करने हैं करेंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या पास होगी, अनिल्स करेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 7,500। ऐसे ही चेतन का पहले कैपिटल था 63,600, अब नए वाला कैपिटल है 56,100, यानी कि कम है। तो ये सरप्लस है, ये वो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे विड्रॉ हम कैश में नहीं करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है करेंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो इसके लिए एंट्री करेंगे चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन्स करेंट अकाउंट 7,500। तो इस तरह से हम पीछे बचे हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। और इसी एडजस्टमेंट के साथ आज का हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।